Hello dear students. In our last videos we studied about basic concept of electric charge and electron theory of electric charge. Now this is a new topic of our chapter, Coulomb law. This is the most important part of this chapter. जिससे पहले कि हम कूलॉम्ब लॉ की बात करें उससे पहले एक पॉइंट रह गया है, द प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। मतलब हमें चार्ज की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ चार्ज। तो हमें चार्ज की कैरेक्टरिस्टिक्स लिखनी है। नंबर फर्स्ट, द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ चार्ज इज दैट if the charges are similar, means if at any place the similar charge, suppose that electron and electron, then the force between them is of repulsion. मैंने बताया भी था आप लोगों को जब हम लोग इसका बेसिक कंसेप्ट पढ़ रहे थे उस टाइम मैंने बताया था कि जो सिमिलर चार्ज होते हैं वो हमेशा रिपल्स करते हैं और जो डिसमिलर चार्ज होते हैं वो हमेशा अट्रैक्ट करते हैं। तो ये हो गया सिमिलर चार्ज, मींस सिमिलर चार्ज ऑलवेज रिपेल करेंगे। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी होगी सिमिलर चार्ज क्या करेंगे, ये रिपेल करेंगे। सेकंड प्रॉपर्टी, डिफरेंट चार्ज ये अट्रैक्ट करते हैं। क्या करते हैं? ये अट्रैक्ट करते हैं। टू प्रॉपर्टीज। थर्ड प्रॉपर्टी इज दैट चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी। चार्ज कैसी राशि है? अदिश राशि है। तो हमें इसमें केवल इसका मैग्नीट्यूड चाहिए होगा, हमें इसकी डायरेक्शन नहीं चाहिए होगी। इट मींस चार्ज is a scalar quantity. Complete. Number fourth, charge is quantized, means charge cannot be produced in any number. The minimum number it can be produced, that is called fundamental or basic charge and represented by E. मतलब हम चार्ज को हर एक मात्रा में उत्पन्न नहीं कर सकते। चार्ज क्वांटाइज्ड एक निश्चित मात्रा का उत्पन्न होता है, उससे कम उसे उत्पन्न नहीं किया जा सकता। तो जिस निश्चित मात्रा का चार्ज उत्पन्न हो सकता है उसको हम बोलते हैं फंडामेंटल चार्ज या फिर बेसिक चार्ज, और हिंदी में बोले तो मूल आवेश। इसको हम ई से रिप्रेजेंट करते हैं और मूल आवेश की जो वैल्यू होती है वो होती है 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम। क्या होती है? 1.6 into 10⁻⁹ coulomb. What is coulomb? Coulomb is the unit of this charge. So अगर चार्ज की यूनिट पूछता है तो चार्ज की यूनिट क्या होती है? चार्ज की यूनिट बच्चे कूलॉम्ब होती है। ठीक। As coulomb is a big unit, say that not I mean to say this is big and very big unit. So be commonly used for it microcoulomb, means 10⁻⁻6 coulomb. Otherwise be used nanocoulomb. Nanocoulomb means 10⁻⁹ coulomb, or one more picocoulomb means 10⁻⁻12 coulomb. So these are the bases in which we represent a charge. So these are the अगर किसी बॉडी में हमें चार्ज रिप्रेजेंट करना कि हाउ मच चार्ज इन दिस बॉडी, देन इफ Q is total charge in this body and the number of charges and charge होने 1 मीन्स। ठीक है। तो कुल बॉडी का चार्ज अगर हमें Q निकालना है तो ये इसका फॉर्मूला है निकालने का कि टोटल बॉडी में कितने चार्ज होंगे। ठीक ना। अब हम बात करते हैं अपने टॉपिक की, जो हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में कई बार का पूछा जा चुका है। तो अब हम उस चैप्टर की ओर बढ़ते हैं।
और ये टॉपिक है हमारा कूलॉम लॉ। क्या है? कूलॉम लॉ। कूलॉम लॉ आप इस पर निश्चित रूप से मोस्ट इंपोर्टेंट लिख सकते हैं, वेरी 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 मच इंपोर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन। Very first I wanted to tell you that when we studied in our first lecture, I tell you that the nature has two things. Number first matter and number second energy or radiation. ठीक, मैटर की बड़ी अच्छी प्रॉपर्टी बताई थी मैंने। मैटर हैज मास एंड ड्यू टू इट्स मास इट कैन अप्लाई फोर्स एनी अदर mass particle. Similar, charge is also its inherent property, and due to charge and mass, both of them, a matter can apply force on the other material. मैटर के मास के कारण जो फोर्स निकाला था वो फोर्स कैलकुलेट किया था न्यूटन ने, और न्यूटन ने उस फोर्स को निकालने के बाद जब कूलॉम ने दो चार्जेस के बीच में फोर्स निकाला, सिमिलर जैसे न्यूटन ने कहा था इफ टू मास पार्टिकल्स आर at a distance of r and their masses is m1 and m2 and the distance between them is r, then the gravitational force acting between these two mass particles is directly proportional to the product of their masses m1 into m2. This law is called product law. इस लॉ को हम बोलते हैं प्रोडक्ट लॉ। एंड द सेकेंड इज, ये तो फर्स्ट थिंग हो गई, and the second is thing Newton said that the force acting between them is inversely proportional to the square of their distance. इन दोनों के बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अगर हम इन दोनों को कंबाइन करते हैं देन ऑन कंबाइनिंग f प्रोपोर्शनल m1 m2 ओवर r स्क्वायर एंड देन f इक्वल टू g m1 m2 over r square. This is Newton force between two acting between two mass particle which are situated at r distance. Similarly, कूलॉम ने क्या किया? कूलॉम ने नया कुछ नहीं किया। जैसा कि मैंने बताया था कि मास एंड चार्ज आर टू इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। सो जब न्यूटन ने मास का रिलेशन निकाल लिया उसका बाद कूलॉम ने क्या कहा कि अगर टू इनहेरेंट प्रॉपर्टी हैं और दोनों ही प्रॉपर्टीज फोर्स अप्लाई कर रही हैं अदर मैटर पर, तो जब मास के लिए रूल लागू होता है तो चार्ज के लिए भी कोई ना कोई रूल लागू होना चाहिए। इट मींस उन्होंने क्या किया? सीधे सीधे कॉपी कर लिया। क्या किया उन्होंने न्यूटन के नियम को कॉपी कर लिया। उन्होंने कहा इफ टू चार्ज पार्टिकल्स मींस इफ फर्स्ट चार्ज इज q1 सेकंड चार्ज इज q2 एंड द डिस्टेंस बिटवीन बोथ इज r, then force acting between them, now this force is gravitational force but this force is called Coulomb force. So Coulomb ने कहा था कि अगर दो चार्ज पार्टिकल एक दूसरे से r डिस्टेंस पर रखे हुए हों तो उनके बीच में जो Coulomb फोर्स लगेगा वो सिमिलर F प्रोपोर्शनल, वहां मास के कारण फोर्स लग रहा था, यहाँ चार्जेस के कारण लग रहा है, तो वहां प्रोडक्ट लॉ किसका था? मास इंटू मास। यहाँ पर प्रोडक्ट लॉ किसका होगा? चार्ज इंटू चार्ज। सो F प्रोपोर्शनल Q1 इंटू Q2 कंप्लीट। हमने दिया इसको इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली यहाँ पर क्या था? न्यूटन्स लॉ में कि F प्रोपोर्शनल 1/r स्क्वायर, सिमिलरली डिस्टेंस बिटवीन देम इज r, सो F इज प्रोपोर्शनल 1/r स्क्वायर। नाउ इट इज कंप्लीट। नाउ कंबाइनिंग बोथ द इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड इक्वेशन नंबर सेकंड, देन अगर हम दोनों को कंबाइन करते हैं बच्चे तो यहां पर आएगा ये F प्रोपोर्शनल Q1 Q2 ओवर r स्क्वायर कंप्लीट। तो हमने अगर इसको बराबर करना है तो हमें कांस्टेंट लाना पड़ेगा यहाँ पर। दिस कांस्टेंट मे बी F इज इक्वल टू C Q1 एंड दिस इज Q2, ठीक, where C is a constant and is called gravitation constant, Coulomb constant, and is called Coulomb
कांस्टेंट। तो बच्चे आपने सीधा सीधा रिलेशन देखा, जैसा कि न्यूटन ने पहले बताया था कि F प्रोपोर्शनल m1 m2, ठीक है ना, एंड F आल्सो प्रोपोर्शनल 1/r², देन F प्रोपोर्शनल m1 m2 ओवर r², उसको कंबाइन कर दिया, F इज इक्वल टू g m1 m2 ओवर r², कंप्लीट। यहां पर जो कांस्टेंट दिया था न्यूटन ने, इसको बोला था उन्होंने यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट, एंड दिस कांस्टेंट इज नॉट अफेक्टेड बाय एनी मीडियम। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर टू मास पार्टिकल्स, सपोज दैट दीज टू मास पार्टिकल्स, इनके बीच में एक फोर्स लग रहा है। क्या लग रहा है? एक फोर्स लग रहा है। मैंने क्या किया, मैंने इन दोनों मास पार्टिकल के बीच में एक ही तीसरा मीडियम लाके रख दिया। सिमिलरली दिस इज द मीडियम फोर्स। व्हाट इज द इफेक्ट ऑन फोर्स? नो इफेक्ट। इट मींस दैट, अब मैंने क्या किया, मैंने इन दोनों के बीच में एक टू मास पार्टिकल्स है, ठीक है ना, न्यूटन फोर्स इज वर्किंग, देन आई पुट ए मीडियम हियर, दिस मीडियम। व्हाट इज द इफेक्ट ऑन द फोर्स? नो इफेक्ट। It means that the medium does not affect Newton's force. Is their condition also imposed? आंसर है नहीं। हम यहाँ पर ये कंडीशन नहीं लगा सकते, because this force is affected by medium. Suppose मेरे पास टू चार्ज पार्टिकल्स हैं, if this is Q1 and this is Q2, टू चार्ज पार्टिकल्स, मेरे पास ये टू चार्ज पार्टिकल्स आकर मैंने इनके बीच में फोर्स निकाल लिया। फोर्स निकालने के बाद मैंने क्या कहा कि सपोज दैट ये चार्ज पार्टिकल इस वाले चार्ज पार्टिकल पर 100 फोर्स लगा रहा है। कितना लगा रहा है? 100 फोर्स। इट मींस अगर इस वाले चार्ज पार्टिकल के पास 100 लाइंस हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि जो भी चार्ज होता है वो अपने चारों इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है, वो हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो जो लाइंस ऑफ फोर्स होती है उनको रिप्रेजेंट करते हैं। तो सपोज दैट इसने 100 लाइंस भेजी इस वाले चार्ज पार्टिकल पर, तो कितना फोर्स लग रहा? 100 न्यूटन। मैंने क्या किया, हम एक मीडियम लेके आए बीच में। क्या लेके आए? मीडियम। अब जो 100 लाइंस आ रही थी इधर से, अब वो कितनी आ रही है? यहाँ पे केवल 40 लाइंस आ रही। इट मींस व्हाट? इट मींस दैट द फोर्स इज डिक्रीज 60। पहले क्या था? फिर से सुनिए बच्चे, न्यूटन ने फोर्स अपना डिफाइन किया, न्यूटन ने मास पार्टिकल के लिए डिफाइन किया था, सिमिलरली कूलॉम ने चार्ज पार्टिकल के लिए। But one thing is very necessary, that the Coulomb force is only and only for 2 point charges, Q1, Q2। ये कैसे चार्जेस हैं? दोनों पॉइंट चार्जेस हैं। If these are not point charges, then the direction of force will be scattered. As we know that force is a vector quantity, so we need its magnitude and direction also. So if these are not point charges, then the direction of force will be scattered and we can't calculate the force easily. So हमें यहाँ पर 2 point charges ही चाहिए। कैसे चाहिए? 2 point charge चाहिए हमें। हम यहाँ पर एक कॉम्बिनेशन ऑफ चार्जेस का नहीं निकालना है, केवल 2 point charges का निकालना है। सिमिलरली अब अपनी बात पे आते हैं। ठीक, हमने अभी डिफाइन करना है कूलॉम कांस्टेंट। ठीक है, कूलॉम कांस्टेंट। तो न्यूटन ने जो फोर्स निकाला था टू मास पार्टिकल के बीच में, उनमें मीडियम का कोई रोल नहीं था, लेकिन इस वाले पार्टिकल में मीडियम का रोल था। तो हमने एक नई क्वांटिटी हमने सोचना पड़ा कि हम अब ऐसा मीडियम में क्या है। हमने एक एक्सपेरिमेंट किए कई और देखा। हमने पहले मीडियम की डेंसिटी चेंज की, फोर्स पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। मीडियम को हॉट यूज किया, फिर मीडियम को कूल कर लिया, तब भी हमने दोबारा रख के देखा, नो इफेक्ट। देन व्हाट इज द क्वांटिटी दैट इफेक्ट द फोर्स? वी डिफाइंड अ न्यू क्वांटिटी एंड इट्स कॉल्ड द परमिटिविटी ऑफ मीडियम। क्या कहा हमने उसको? परमिटिविटी ऑफ मीडियम। मतलब हमने एक नई क्वांटिटी जनरेट की और हमने उसको बोला परमिटिविटी ऑफ मीडियम। ये परमिटिविटी क्या है? परमिटिविटी इज अ क्वांटिटी, परमिटिविटी इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मीडियम दैट अफेक्ट द
कूलम फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो परमिटिविटी क्या है? परमिटिविटी मीडियम की एक कैरेक्टरिस्टिक्स है जो हमारे फोर्स को अफेक्टेड कर रही है। सिमिलरली अब हम फिर से उसी बात पे आते हैं। 2 पॉइंट चार्जेस आर प्लेस्ड एट हियर। 2 पॉइंट चार्जेस Q1 and Q2 are placed at the distance of r. Now very first we calculate force in a medium. Suppose that it is air. It is air. Then the force is between them 100 न्यूटन। कितना फोर्स है बच्चे? 100 न्यूटन का फोर्स लग रहा है इन दोनों के बीच में। हमने एक मीडियम यहाँ पर जनरेट कर दिया, एक मीडियम हम ले आए और फोर्स कितना रह गया? 40 न्यूटन। कितना रह गया? 40 न्यूटन। तो फोर्स डिक्रीज कितना हुआ? फोर्स डिक्रीज हुआ 60 न्यूटन। कितना डिक्रीज हुआ? 60 न्यूटन। तो इस मीडियम की परमिटिविटी कितनी होगी? 60। मीडियम की परमिटिविटी कितनी? 60। ना तो हमारे पास एक वेल नोन क्वांटिटी आ गई कि हम कह सकते हैं कि जो कूलम फोर्स है और जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो अलग अलग मीडियम के लिए अलग अलग होगा। सपोज अगर हमने इसको एयर में निकाला है तो वाटर में इट विल बी डिफरेंट एंड इन अदर मीडियम्स आल्सो। बट and as well as I wanted to tell you that the permittivity of every medium is different. Permittivity of every medium is different. So the force or electrostatic force between two charges will be different in every medium. Now I will tell you the total definition of Coulomb force. So I will write it. Please wait. So now, dear students, this is the Coulomb force, and according to Coulomb calculated force between two charged particles. Sorry, between two यहाँ पर पॉइंट क्या लिखेंगे? पॉइंट charged particles, and according to him, if 2 point charges Q1 and Q2 are placed at a distance r, then the force acting between them, number first, directly proportional to the product of charge means, इसका मीन्स क्या हुआ? प्रोडक्ट ऑफ चार्ज क्या हुआ? Q1 into Q2 और फोर्स क्या इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इसको हमने दिया क्वेश्चन नंबर 1 और ये हमारे पास कहां से आया? फ्रॉम प्रोडक्ट लॉ। Second, inversely proportional to the square of distance between them. इन दो अगर 2 point charges, suppose that 2 point charges, ये है Q1 and this is Q2. Distance between them is r. डिस्टेंस क्या है दोनों के बीच का? ये डिस्टेंस दोनों के बीच का है r। ठीक, तो ये हमारा आ गया। तो अगर इन दोनों के बीच का डिस्टेंस r है तो द फोर्स एक्टिंग बिटवीन देम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ देयर डिस्टेंस, देन f इज प्रोपोर्शनल 1/r²। अगर दोनों इक्वेशन, इसको दिया हमने क्वेश्चन नंबर 2 एंड दिस इज कम्स फ्रॉम इनवर्स स्क्वायर लॉ। अगर दोनों इक्वेशन को हम कंबाइन कर ले देन f प्रोपोर्शनल Q1 Q2 ओवर r²। अब अगर हमने इन दोनों को कंबाइन यहां तक कर लिया, फिर उसके बाद हमें प्रोपोर्शनल का साइन हटा के कांस्टेंट लाना होता है। क्या लाना होता है? एक कांस्टेंट। सो इफ दिस कांस्टेंट नाउ सो f इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चे? सॉरी, f इज इक्वल टू c Q1 Q2 ओवर r²। f इज इक्वल टू c Q1 Q2 over r², where c is a constant and is called Coulomb constant। ठीक है, यहां तक होगा कंप्लीट। अब मेरे बच्चे, मैंने बताया था आप लोगों को कि जो कूलम्ब कांस्टेंट होता है वो मीडियम की कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ अटैच होता है। मींस अगर हम मीडियम को चेंज कर देते हैं, फोर्स चेंज हो जाता है। तो अब हमें वो रिलेशन निकालना है कि हम इस सी को किस रिलेशन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मतलब अब हमें सी की न्यूमेरिकल वैल्यू क्या रखनी है, तो अब हमें वो न्यूमेरिकल वैल्यू सी की निकालनी है
जिससे कि हमारा फार्मूला ये कंप्यूट होता है। तो यहाँ तो हो गया, यहाँ तक आप नोट कर लेंगे, ये उसी की सीक्वल का है, ठीक है। नाउ सपोज दैट आई अगेन रिपीटेड, कूलॉम कैलकुलेटेड फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस। ओके, इस बात को आप याद रखेंगे। अगर सपोज दैट कोई क्वेश्चन पूछता भी है कि ये पॉइंट चार्जेस के ही क्यों निकाल रहे हैं हम, तो इसका आंसर सीधा सीधा सा है, इफ दीज आर नॉट पॉइंट चार्जेस। देखिए, एक चार्ज ये है, दूसरा चार्ज ये है, तीसरा चार्ज ये है, यहाँ पर भी एक चार्ज ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है। देखिए, हर एक की डिस्टेंस हर एक से अलग अलग होगी। देखिए, ठीक, तो क्या होगा कि फोर्स की कई डायरेक्शन हो जाएंगे और हमें फोर्स नहीं निकाल पाएंगे इतनी आसानी से ना। तो हमने क्या किया, हमने 2 पॉइंट चार्जेस लिए हैं। क्या लिए? केवल पॉइंट चार्ज लिए। ये Q1 पॉइंट चार्ज हो गया, दूसरा Q2 पॉइंट चार्ज हो गया। हमने इसको यहाँ पे ऐड कर दिया, ये दोनों के बीच का डिस्टेंस R है, ठीक। अब देखिएगा बच्चे, ये एक चार्ज पार्टिकल है Q2 सिमिलर, ठीक है। ये चार्ज पार्टिकल है Q1, दोनों कैसे हैं? दोनों पॉइंट है। बच्चे जरा सोच के बताओ कि हमने केवल पॉइंट लिए हैं, तो इसका इट मीन्स क्या कि हमें बस पॉइंट चार्ज का चाहिए। अगर ये चार्ज पार्टिकल जरा भी इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा तो अपने मीडियम, अपने सेटअप के चारों ओर, ठीक है ना। तो अगर ये सेटअप के चारों ओर मीडियम में इस तरीके से ये पॉइंट रखा हुआ है, एक चार्ज रखा हुआ है, ये इस तरीके से चारों ओर इसका इफेक्ट है, तो ये कितने एंगल में इफेक्ट होगा चारों ओर का, बता सकते हैं? 4 पाई। कितने एंगल में? 4 पाई। और हमें चाहिए इसका कितना? हमें केवल एक लाइन चाहिए इसकी। क्या चाहिए? केवल एक लाइन। हमें इन सब से कोई मतलब नहीं है, हमें इसकी केवल और केवल एक लाइन चाहिए। तो C हमने कैसे डिफाइन किया कि टोटल एंगल कितना? 4 पाई, और हमें चाहिए कितना था? 1। तो 1 चाहिए किसमें से? 4 पाई में से। 1 चाहिए किसमें से? 4 पाई में से। और दूसरी क्वांटिटी हमने क्या बताई थी? दूसरी प्रॉपर्टी हमने कैरेक्टरिस्टिक्स बताई थी, द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मीडियम दैट इफेक्ट इज फोर्स इज कॉल्ड इट्स परमिटिविटी, एंड परमिटिविटी इज रिप्रेजेंटेड बाय एप्सिलॉन। किससे रिप्रेजेंट करते हैं इसको? एप्सिलॉन से। क्या इसको रिप्रेजेंट किया हमने? अब देखिए, हमने बताया था कि जैसे जैसे मीडियम की परमिटिविटी बढ़ रही थी, फोर्स घट रहा था। देखिए, मैंने कहा था कि जैसे पहले हमने एयर में फोर्स निकाल लिया, ठीक है। एयर में फोर्स निकालने के बाद हमने क्या देखा? एयर में फोर्स निकालने के बाद हमने देखा एक मीडियम में क्या है? फोर्स घट गया। क्या हुआ? फोर्स घट गया। इसमें क्या है कि परमिटिविटी कैसी है? इसकी इनवर्स प्रोपोर्शनल है। कैसी है? रिवर्स में है। तो हमने वो प्रॉपर्टी निकाल ली जो हमें चाहिए थी। मतलब हमारा जो C आया था कांस्टेंट, यहाँ पर C जो कांस्टेंट है हमारा, वो क्या? 1/4 पाई एप्सिलॉन। और ये किसकी? परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। फिर से देखिएगा बच्चे, अगर नहीं समझ में आया तो आई कैन रिपीट इट अगेन। सो नाउ वी हैव 2 पॉइंट चार्जेस। नाउ फर्स्ट पॉइंट चार्ज इज Q1, सेकंड पॉइंट चार्ज इज Q2। इफ ये तो हमारे पास चार्ज है, हम इसको लेके आए हैं। इसको लेके आए, अब हमें इस पर फोर्स निकालना। सपोज दैट वी हैव टू कैलकुलेट फोर्स एट दिस चार्ज। सो if this charge is set up here, if it generate an electric field, then if this charge is set up at here, so the effect of this charge is around, चारों इसके इफेक्ट है। so in how many angle its effect? and answer is 4 पाई। तो 4 पाई एंगल इसका इफेक्ट है। हमें कितनी लाइन चाहिए इसकी? हमें चाहिए केवल एक लाइन इसकी। इट मींस क्या हुआ? यहाँ पर जो C आएगा, टोटल एंगल कितना है? 4 पाई। हमें चाहिए कितना? 1। तो 1/4 पाई। हमने एक चीज और क्या देखी थी कि जो परमिटिविटी ऑफ मीडियम है वो फोर्स के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मींस जैसे जैसे परमिटिविटी बढ़ती जाती, फोर्स घटता जाता। तो हमने इसको क्या किया? रिवर्स में कर दिया, एप्सिलॉन ऑफ मीडियम। ठीक है, अब हम इसको उठा के यहाँ रख सकते हैं। देन द फोर्स मींस इलेक्ट्रिक फोर्स इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन मीडियम Q1 Q2 over R square. This is Coulomb force between two charged particle if the permittivity of the medium is epsilon m. अब हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। So for numerical values, the value of 1/4 pi epsilon naught is equal to it is 9 into 10 to the power 9.
और अगर इसका हम यूनिट निकालना चाहें बच्चे तो ये तो यहीं पर रह गया, आर स्क्वायर पर पहुंच गया, एफ तो न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर, क्यू इंटू क्यू मीन्स कूलॉम स्क्वायर। तो ये इसकी क्या आ गई, ये इसकी यूनिट आ गई। सो नाउ आई हैव टू एक्सप्लेन इज व्हाट इज एप्सिलॉन नॉट। व्हाई? बिकॉज आई हैव यूज्ड दिस हियर epsilon m and this is the value of epsilon naught. So the correct value of epsilon naught is 8.85 into 10 to the power minus 12। एप्सिलॉन की वैल्यू में एप्सिलॉन का अगर हमें यूनिट चाहिए तो इसको हम इधर ले जाएंगे, फोर्स नीचे आएगा तो ये हो जाएगा कूलॉम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। सो दिस इज द यूनिट ऑफ एप्सिलॉन। अब देखिए जो मीडियम की कैरेक्टरिस्टिक्स थी वो हमारी कितनी आई, 8.85 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12 कूलॉम स्क्वायर पर न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। So now I have to explain this what is epsilon naught। What is epsilon naught? तो मेरे बच्चे पहले तो ये बताइए आपको पूरा समझ में आ गया कि हाँ एप्सिलॉन है क्या। मैं एक बार फिर से रिपीट करने की कोशिश करता हूँ। न्यूटन ने फोर्स निकाला मास पार्टिकल के बीच में, सिमिलरली कूलॉम ने फोर्स निकाला चार्ज पार्टिकल के बीच में। न्यूटन ने जैसा जैसा फोर्स निकाला था कूलॉम ने सेम वैसे वैसे कर दिया, बस क्या किया कि चार्ज को चेंज कैसे कर दिया, मास से रिप्लेस कर दिया चार्ज को। न्यूटन ने जो फोर्स निकाला था उसमें कांस्टेंट लेके आया था यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट g, एंड दिस कांस्टेंट इज नॉट डिपेंड ऑन मीडियम। यहाँ पर जो कूलॉम ने फोर्स निकाला था यहाँ पर हम कांस्टेंट लेके आए कूलॉम c, कूलॉम कांस्टेंट, लेकिन द कैरेक्टरिस्टिक्स बोथ कांस्टेंट इज डिफरेंट, सो द फोर्स विल आल्सो बी डिफरेंट मींस c इज डिपेंड ऑन मीडियम। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे हम मीडियम को चेंज करेंगे फोर्स विल बी चेंज्ड, एज वी चेंज द मीडियम फोर्स विल बी चेंज्ड। क्लियर? इसका हमने एक्सपेरिमेंट भी किया। हमने क्या किया, हमने कई एक्सपेरिमेंट करके देखे कि जैसे जैसे हम मीडियम चेंज करते जा रहे थे फोर्स चेंज होता जा रहा था, और जैसे जैसे एप्सिलॉन बढ़ रहा था फोर्स उसी रेशो में घटता हुआ जा रहा था। तो हमने क्या कहा कि हमारे पास हमने एक नई क्वांटिटी को जनरेट किया मीडियम की, क्योंकि हमने जब एक्सपेरिमेंट किए थे तो हमने देखा था कि हमने क्या किया, एक बार पतला मीडियम यूज किया, एक बार मोटा मीडियम यूज किया, फोर्स पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा कंप्लीट। एक बार हमने डेंस मीडियम यूज किया, एक बार रेयर मीडियम यूज किया, फोर्स पर नो इफेक्ट। एक बार कूल मीडियम यूज किया हमने, एक बार हॉट मीडियम यूज किया, फोर्स पर नो इफेक्ट। अलग अलग कलर की मीडियम भी हमने यूज करके देखे थे, फोर्स पर नो इफेक्ट। तो व्हाट इज द क्वांटिटी दैट इफेक्ट द फोर्स? द क्वांटिटी दैट इफेक्ट द फोर्स, दिस नेम इज permittivity of the medium. So permittivity of the medium is the characteristics of the medium that change the electric force between two charged particles. Complete? इसको हमने किससे रिप्रेजेंट किया? इसको हमने एप्सिलॉन से। अब now we have to explain what is epsilon naught। हम जिस अर्थ पर रहते हैं वायुमंडल उसके चारों ओर गैसेस है, हमको पता है, हम इसको सर्च कर चुके हैं। जैसे जैसे हम वायुमंडल में ऊपर जाते हैं द डेंसिटी ऑफ एयर विल बी डिक्रीज्ड, होती चली जाएगी। जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे डिक्रीज हो, बट आफ्टर ए फिक्स्ड डिस्टेंस द एयर will the density become zero। yes, density will become zero। now at this point air is not present, but what is between here, I mean to say we don't know that what is here, because we can't recognize this, so we call it vacuum। वैक्यूम क्या है कि हमने जैसे एयर से हम ऊपर जाते हैं, एयर यहाँ पर डेंसिटी ज़्यादा है, जैसे जैसे ऊपर जाएंगे डेंसिटी कम होती जाएगी, लेकिन बहुत ऊपर जब चले जाएंगे तो एयर का डेंसिटी बिल्कुल जीरो हो जाएगा, वहाँ पे एयर होगी ही नहीं। अब वहाँ पर मीडियम है क्या, आज तक हमको खोज में नहीं आया, तो हमने उसको क्या बोल दिया कि जहाँ पर एयर नहीं होती है उसको बोल देते हैं वैक्यूम। क्या बोल दिया हम उसको? वैक्यूम। तो हमने वैक्यूम में टू चार्ज पार्टिकल को रखा और फोर्स निकाला, Q1 Q2 को हमने वैक्यूम में रखा और फोर्स निकाला। तो जो परमिटिविटी थी वैक्यूम की उसको हमने बोला एप्सिलॉन नॉट। तो एप्सिलॉन नॉट क्या है? परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। तो एप्सिलॉन नॉट क्या है? परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। तो अगर हम वैक्यूम में फोर्स निकालना चाहें, कूलॉम फोर्स की वैक्यूम में कितना आएगा कूलॉम फोर्स,
तो इन द वैक्यूम तो कूलम फोर्स F E इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर. दिस इज इलेक्ट्रिक फोर्स between two charged particle in free space or vacuum. Free space or vacuum. Free space means air is not present there. Okay, then so we call it free space. हमने इसको क्या बोला? फ्री स्पेस बोला हमने इसको. तो हमारे पास ये क्वांटिटी आ गई. ठीक है, अब ये जो एप्सिलॉन नॉट था मीडियम, ये देखिए 8.85 इंटू 10⁻12 कूलम स्क्वायर per Newton per meter square. It is very difficult to us to learn it. Now I wanted to tell you that now हमने क्या किया, अब इसके बाद हमने जब फोर्स निकाल लिया इन दो चार्ज पार्टिकल्स के बीच, तब हम इन दो चार्ज पार्टिकल को उठा के लेके आए. अब हमने इसको बाटम में डिप कर दिया. किसमें डिप किया? बाटम में. अब जब बाटम में हमने इसको डिप किया तो इसका फोर्स क्या होगा? 1/4 एप्सिलॉन मीडियम या फिर बाटम. फोर्स क्या होगा? F इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन मीडियम Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर. एक्चुअल में हमने देखा क्या? हमने ये देखा कि जो फ्री स्पेस में फोर्स था और जो हमने वाटर में डिप करने के बाद फोर्स जब निकाला, तो दोनों जो फोर्स जो वाटर वाले मीडियम में है वो एयर के मीडियम से बहुत कम आया. तो बहुत कम आया, इट मीन्स दैट इट्स लेस देन 50 टाइम्स. कितना? 50 टाइम्स. अब देखिए बच्चे जरा, हमने जो पहले फोर्स निकाल रखा था वो हमने निकाला था फ्री स्पेस का. दूसरा हमने फोर्स किस में निकाला? हमने निकाला है वाटर में. तो अब अगर हमको एप्सिलॉन नॉट डिफाइन करना है कि अब वाटर का एप्सिलॉन क्या होगा, देखिए जरा. देखिएगा, वी कैलकुलेट फोर्स इन फ्री स्पेस. दिस इज F E इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर. फोर्स इन अ मीडियम, then this is F E मीडियम. ये किसका था? ये फ्री स्पेस का था. 1/4 एप्सिलॉन मीडियम Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर. नाउ हमने दोनों इक्वेशनों को डिवाइड कर दिया. इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 2. सो F E फ्री स्पेस का हो गया ये, और ये F E हो गया मीडियम का. दिस इज 1/4. देखिए ये आपस में कैंसिल आउट हो गए. दिस इज आल्सो कैंसिल आउट एंड दिस इज अपवर्ड्स. सो ये हुआ हमारे पास एप्सिलॉन m ओवर एप्सिलॉन नॉट. दिस रेशो इज कॉल्ड ER, relative permittivity of the medium. So relative permittivity of the medium क्या है? मीडियम की हमें रिलेटिव परमिटिविटी निकालनी है. क्यों निकालनी है हमें रिलेटिव परमिटिविटी? मेरे बच्चे, हमने रिलेटिव परमिटिविटी इसलिए निकाली है क्योंकि जब हमने फ्री स्पेस में फोर्स निकाला था, सपोज दैट कि यहाँ पे ये Q1 था, ये Q2 था, हमने फ्री स्पेस में फोर्स निकाला था इन दोनों के बीच में. मैंने कहा था कि फ्री स्पेस में हमने फोर्स निकाल लिया एंड दिस इज 100 न्यूटन. कितना है? 100 न्यूटन. ये फ्री स्पेस में हमने इनके बीच में फोर्स निकाला हुआ था. अब मैंने क्या किया, एक दूसरे मीडियम फोर्स निकाला और मैंने क्या देखा कि उस मीडियम का जो फोर्स था वो 60 न्यूटन है. कितना है? 60 न्यूटन है. तो ये किसके रिस्पेक्ट में था? ये इसके रिस्पेक्ट में था जो हमने फ्री स्पेस में निकाला था. तो फ्री स्पेस के रिस्पेक्ट में कितना कम था? ये 40 कम था. तो हमने क्या बोला कि इसने जब ये यहाँ पर आया, जब फ्री स्पेस में जो हमने फोर्स निकाला था, उसके बाद जो हमने फोर्स मीडियम में निकाला वो फ्री स्पेस के फोर्स से 40 कम था. तो ये कैसा फोर्स हो गया? ये रिस्पेक्ट फोर्स हो गया, रिलेटिव फोर्स. कैसा फोर्स हो गया? रिलेटिव फोर्स हो गया. तो हमने ये रिलेटिव फोर्स निकाला है किस किस के बीच में? फ्री स्पेस के और दूसरे मीडियम के. तो जो ये जो हमने डिफाइन करनी है,
ये देखिए, ये relative permittivity of medium. So relative permittivity of medium is equal to permittivity of medium over permittivity of free space. This is second one time. So now we convert force in free space and force in medium. हमने इन दोनों को रोशनी निकाल लिया, हमारे पास क्या आ गई है, एप्सिलॉन और मींस रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ द मीडियम. तो हमने मीडियम की रिलेटिव परमिटिविटी यहाँ पर निकाली हुई है. हमें रिलेटिव परमिटिविटी निकालने की क्या आवश्यकता थी? देखिए बच्चे, मैंने परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस से निकाली थी, तो ये आता 8.85 इंटू 10 टू दी पावर -12. कितना था? 8.85 इंटू 10 टू दी पावर -12. सिमिलरली अदर मीडियम्स की भी हम निकालें तो वो ऐसी क्वांटिटी में है, 8 या फिर 6.65 इंटू 10 टू दी -12. तो ये हमको लर्न करने में बहुत दिक्कत होती थी. तो हमने क्या किया, हमने एक नया रेशो जनरेट कर लिया. क्यों? हमें हमेशा ही रिलेटिव फोर्स निकालना है. तो एक्चुअल में जो हम कूलम फोर्स निकालते हैं वो कूलम फोर्स नहीं, वो कूलम फोर्स तो होता है, लेकिन होता कौन सा? ये रिलेटिव फोर्स होता है. कैसा होता है? रिलेटिव फोर्स. और ये किसके रिलेटिव में होता है? ये रिलेटिव में होता है एयर के. किसके रिलेटिव में? एयर. अगर अप्रोक्सीमेट लेते हैं फ्री स्पेस को, किसको? फ्री स्पेस को अगर हम अप्रोक्सीमेट लें तो ये एयर की होगा, लेकिन अगर आइडियल बोले तो फ्री स्पेस की होगा. ठीक है, तो इस चीज को आप याद रखेंगे. अप्रोक्सीमेटली लेना है तो हम इसको एयर भी ले सकते हैं, लेकिन अगर हमें आइडियल लेना है तो ये फ्री स्पेस का ही होगा, मीडियम. तो हम क्या लिख सकते हैं? अब यहाँ से देखिएगा, हमें ई एम की वैल्यू चाहिए. किसकी चाहिए? ई मीडियम की वैल्यू चाहिए यहाँ पर. सॉरी, ये ई एम किस, तो ई एम बराबर क्या होगा? एप्सिलॉन नॉट इनटू ई आर. क्या होगा? एप्सिलॉन नॉट इनटू ई आर. तो अगर हम फोर्स लिखेंगे मीडियम में, एफ मीडियम में, तो ये हमारे पास हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, सॉरी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट. इसकी मीडियम जो हमें क्या लिखना है? एफ इंटू ई आर Q1 Q2 over R square. And one more thing, this ratio is also equal to K. Where what is K? K is called dielectric constant of the medium. तो ER और K में क्या रिलेशन है कि जो ER है उसको हमने क्या बोल दिया, उसको हमने K बोल दिया. तो हम इसको लिख सकते हैं F in medium. तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q1 Q2 over R square. This is the final formula of Coulomb force, in which two point charges are situated in a medium. The dielectric constant of medium is K. So this is final formula. तो यहाँ तक हमारे पास क्या आ गया? ये हमारे पास कूलम फोर्स का पूरा फार्मूला आगे निकल के, मीन्स हमें जो पढ़ना था वो हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया ना. इसमें एक चीज़ और देखनी भी बाकी रह गई है. हाँ, अब हम इसको कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं. जैसे मेरे बच्चे, मैंने कहा कि मेरे पास जो एयर में फोर्स है, एयर में फोर्स मैंने मान लिया 200 न्यूटन है. कितना है? 200 न्यूटन. अब कैसे हम क्या कर सकते हैं? ये यहाँ पर जो ई आर हमने निकाला है, इसकी वैल्यू क्या होगी? ई आर की जो वैल्यू होगी वो 2 होगी, 6 होगी, 8 होगी, 10 होगी. तो हमें याद करना बहुत आसान हो जाएगा. क्या हो जाएगा? It is very easy to remember as so we generate here K as. अगर हम कहें कि हमने मीडियम फोर्स निकाला, पहले हमने फोर्स निकाला था एयर में, फ्री स्पेस में, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर. जब हमने मीडियम में निकाला तो ये फोर्स कितना रहेगा? ये पहले का आधा रहेगा. कितना रहेगा? पहले का आधा रहेगा. इसका मतलब क्या है कि परमिटिविटी ऑफ मीडियम इज 2. तो जो हमने परमिटिविटी निकाली वो एक्चुअली परमिटिविटी नहीं है मीडियम की, वो रिलेटिव परमिटिविटी मीडियम की है. क्या है वो? परमिटिविटी जी, इसको हम क्या बोलते हैं? रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम. और अगर दूसरे शब्दों में बोले तो बच्चे,
Dear student, it was very easy to learn us that क्योंकि हम यहाँ से बहुत आसानी से निकाल सकते, जैसे हमने कहा था कि फोर्स टू टाइम कम होगा तो परमिटिव मीडियम की क्या होगी, हाफ हो गई. इफ दिस फोर्स इज 60 टाइम लेस, कितना 60 टाइम लेस, देन व्हाट इज द परमिटिविटी ऑफ मीडियम, द परमिटिविटी ऑफ मीडियम इज 60. ठीक है ना. तो हमने क्या निकाला, तो जो परमिटिविटी ऑफ मीडियम हमने निकाली है क्या है, ये रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, तो उसको क्या बोलते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम. ठीक है. अब बच्चे एक बार फिर से यहाँ पे हम रिपीट करते हैं. कूलॉम फोर्स, आई अगेन रिपीटेड दैट कूलॉम फोर्स इज एफ ई इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 ओवर r स्क्वायर. दिस इज कूलॉम फोर्स इन फ्री स्पेस. ये फार्मूला है कूलॉम फोर्स क्वेश्चन का. क्या ये फोर्स का पूरा फार्मूला है? आंसर है नहीं. क्यों? देखिए, फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी. फोर्स कैसी क्वांटिटी है? फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है. अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है तो हमें क्या चाहिए, हमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चाहिए. हमारे पास मैग्नीट्यूड तो है लेकिन इसमें डायरेक्शन नहीं है. तो ये कैसा, ये एक इनकम्प्लीट फार्मूला है. मींस क्या कि हमें इसमें डायरेक्शन भी शो करनी है, तब जाके एक कंप्लीट फार्मूला बनेगा. तो अब हमें इसकी क्या चाहिए, हमें इसकी डायरेक्शन चाहिए. डायरेक्शन निकालने का एक बड़ा अच्छा तरीका है, if we have to change a scalar quantity in a vector quantity, we have to multiply this with unit vector, as we know that the value of unit vector is 1, means unity, and the direction is same is direction of the force. कंप्लीट. मतलब अगर हमें किसी स्केलर क्वांटिटी को वेक्टर क्वांटिटी में चेंज करना होता है बच्चे, तो हम एक यूनिट वेक्टर से उसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं, और हम जानते हैं कि यूनिट वेक्टर की वैल्यू 1 होती है और उसकी डायरेक्शन क्या होती है, उसकी वही डायरेक्शन होती है जो फोर्स की डायरेक्शन होगी. ठीक है. तो ये 2 पॉइंट चार्जेस हैं. दिस इज Q1 एंड दिस इज Q2. दीज आर 2 पॉइंट चार्जेस. सो ज्वाइनिंग द लाइन. सो कूलॉम ने कहा था, कूलॉम सेड दैट द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज along the line joining both of the charge. मतलब डायरेक्शन क्या होगी फोर्स की, वही लाइन होगी जो उस फोर्स को, सपोज दैट अगर ये वाला फोर्स, ये वाला चार्ज इस वाले चार्ज पर फोर्स लगा रहा है, इट मींस क्या, एक रिपल्सन फोर्स, डायरेक्शन ये होगी. सिमिलरली फोर्स तो ये भी लगाएगा इस पर एक रिपल्सन, इसकी डायरेक्शन ये हुई F, ये भी F. ठीक. ये वाला चार्ज पार्टिकल इस पर एक रिपल्सन फोर्स लगा रहा है. ठीक, क्योंकि दोनों प्लस चार्ज हैं. सपोज दैट दीज आर प्लस चार्जेस. देखिएगा, इफ दिस डिस्टेंस इज r, डिस्टेंस क्या है इसकी, डिस्टेंस r है. अब अगर ये वाला चार्ज पार्टिकल इस वाले चार्ज पार्टिकल पर फोर्स लगा रहा है, तो डायरेक्शन इसको हम ऐसे शो करेंगे, डायरेक्शन इसकी तरफ, इसकी रिपल्सन फोर्स है. हम इसको लिखना कैसे होता है, अगर ये इसका पोजीशन वेक्टर है r, तो r लिखना किस तरीके से होता है कि हम हमेशा एक नियम याद रखेंगे, क्योंकि कोई फंडामेंटल लॉ नहीं है इसको लिखने का. किसी बुक में डिफरेंट भी हो सकता है, लेकिन इन मोस्ट कॉमनली वी सी दैट द जनरल वे टू इट्स राइट दैट वी ऑलवेज राइट इट टू फ्रॉम, या फिर ऑन टू बाय. हम इस तरीके से लिखते हैं इसको. मतलब अगर हमें ये फोर्स लिखना है तो ये देखिएगा बच्चे, फोर्स तो दोनों पर बराबर ही होगा, बट नेम चेंज क्या होगा. ये Q1 लगा रहा है Q2 पर, ये इसकी डायरेक्शन है. ये Q2 लगा रहा है Q1 पर, ये इसकी डायरेक्शन है. तो ये जो फोर्स लगा रहा है, कौन लगा रहा है, ये फोर्स लगा रहा है 1. किस पर लगा रहा है, किस पर लगा रहा है, 2 पर. इट मीन्स तो हमें क्या लिखना है, टू फ्रॉम, मतलब किस पर लग रहा है, 2 पर लग रहा है, किसके द्वारा, 1 के द्वारा. ठीक है. तो इस वाले फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, r2 1. आया बच्चे समझ में. इसका मतलब क्या हुआ कि उसकी डायरेक्शन निकाल सकते हैं. सिमिलरली अगर हमें यह फोर्स चाहिए, तो ये जो फोर्स लग रहा है,
ये किस पर लग रहा है, ये लग रहा है Q1 पर, और लगा कौन रहा है, Q2 लगा रहा है, तो हमें क्या लिखना ऑन, या फिर इसको इस लॉ को फॉलो कर ले, लोग दोनों एक ही नियम है, ठीक है ना। तो ऑन टू बाई, ऑन किस पर, इसको किस पर लग रहा है, 1 पर, किसके द्वारा, 2 के द्वारा। तो दिस इज द राइट वे टू राइट द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो हमें क्या लिखना है, इस तरीके से राइट लिखना। और हम एक चीज जानते हैं, इफ दिस इज पोजीशन वेक्टर आर, आर क्या है, 2 एक पोजीशन वेक्टर है, और हम जानते हैं फुल वेक्टर इज इक्वल टू होता है सॉरी यूनिट वेक्टर r21 is equal to a full vector of r21 over modulus of r vector 21, ठीक है। तो ये एक यूनिट वेक्टर की वैल्यू होती है कि अगर यूनिट वेक्टर की वैल्यू हमें निकालनी है तो फुल वेक्टर को हम उसके मॉडुलस से डिवाइड कर देते, तो हमारे पास क्या आ जाता है, एक पोजीशन वेक्टर यूनिट वेक्टर। और अभी मैंने एक फार्मूला बताया था, इफ we have to change a scalar quantity to a vector, v multiply scalar quantity by unit vector as unit vector has value 1 and the डायरेक्शन इज सेम। तो यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी, सेम होगी। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, तो हम इसको लिख ही सकते हैं। तो ये हमारे पास आ गया यस जी, तो ये हमारे पास हो जाएगा एफ ई सॉरी हमारे पास एफ ई इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर R21 कैप। यूनिट वेक्टर से हमने इसको क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। और यूनिट वेक्टर की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। बस डिफरेंस किसका आ गया, हमने इसमें क्या ले लिया, हमने इसमें डायरेक्शन ले ली। तो इसको हम बोलते हैं वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब फोर्स। तो ये कौन सी फॉर्म है, कूलम्ब फोर्स की वेक्टर फॉर्म है। ठीक है बच्चे, यहाँ तक वेक्टर फॉर्म ने निकाले। अच्छा ये एक बड़ा कॉमन सा क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम पूछा जाता है 1 नंबर में। आपको ऑप्शन दे देंगे वो, ये भी ऑप्शन होगा कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। अगर आप इसको टिक करके चले जाए तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा, 1 नंबर में भी कैंसिल कर दिया जाएगा। तो आपने ये ध्यान रखना है, ऑप्शन को सही से देखना है कि किस तरीके का दिया है। अब इन ऑप्शन को चेंज भी किया जा सकता है, जैसे देखिएगा FE 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये यहाँ पे लिया तो ये 2 हो जाएगा, ठीक है ना। हाँ FE 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। और अभी अभी मैंने रिलेशन देखा है, तो ये R21 जो यूनिट वेक्टर है किस तरह हो जाएगा, R21 फुल वेक्टर ओवर मॉड ऑफ R21, ठीक है। तो ये हो गया FE इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर R, कितना हो गया 12। F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर R21, ये कितना हो गया पावर 3, कितनी होगी 3, और यहाँ पर R फुल वेक्टर, ठीक है ना। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं FE इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर R3 R, ये देखिएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको, ये इसकी कौन सी फॉर्म है, इसकी वेक्टर फॉर्म है। तो इसको हम बोलते हैं वेक्टर
फॉर्म ऑफ कूलम्ब फोर्स। तो ये कूलम्ब फोर्स की क्या है बच्चे, ये कूलम्ब फोर्स की वेक्टर फॉर्म है। ठीक, सिमिलरली अगर हम इसका निकालना चाहें तो हमारे पास वही मेथड है पूरा, हम इसका भी निकाल सकते हैं कि इसका फोर्स कितना आएगा। बस लिखना क्या होगा हमको यहाँ पर, बस ये हमने 2 1 निकाला है, ठीक है। यहाँ पर आपने इसको चेंज कर दिया, और इसको लिखना है तो ये F12 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर R, कितना आ गया यहाँ पर 2 1, तो ये 1/2 QR 1/2। सिमिलरली अब R12 और R21 वेक्टर में डिफरेंस क्या, ये दोनों वेक्टर बराबर हैं क्या? आंसर नहीं है बराबर। क्यों बराबर नहीं? क्योंकि दोनों का डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। मैग्नीट्यूड तो सेम है, डायरेक्शन क्या है, अपोजिट। तो ये बराबर कब होंगे, माइनस। कब होंगे बराबर, माइनस। तो दोनों का F कैसे हो जाएगा, इस मीन्स क्या कि F12 इक्वल टू हाँ F दोनों क्या है, दोनों बराबर के। अगर हम ये आंसर किया जाए कि जो फोर्स है दोनों फोर्स के बराबर है, आंसर है नहीं। क्यों? क्योंकि मैग्नीट्यूड तो दोनों के सेम है, बस डिफरेंस किस में, केवल डिफरेंस क्या, डायरेक्शन का। इट मींस F12 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, F21 क्या होगा, केवल आगे माइनस। और अगर हम इसी तरीके से इनको लिखते हो तो ये क्या हो जाएगा, R12 वेक्टर इज इक्वल टू R21 वेक्टर किसके, माइनस के। तो ये जो हमारे पास फोर्स आया है, तो ये हमारे पास वेक्टर फार्मूला आया, ठीक है। तो अगर हम वेक्टर फॉर्म में इसको लिखना चाहेंगे तो हमारे पास वेक्टर फॉर्म क्या होगी फोर्स की, Fe इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर RQ और ये R। ठीक है, यहाँ तो हो गया बच्चे। तो ये हमारे पास पूरा फोर्स पूरा कंप्लीट हो गया। तो इसमें जो देखने वाली चीज है, जो आपको जो सही से पढ़ना है, वो है परमिटिविटी ऑफ मीडियम। आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि जो हमने परमिटिविटी पढ़ी है मीडियम की, वो मीडियम की कैरेक्टरिस्टिक्स होती है जो और कैरेक्टरिस्टिक्स से डिफरेंट होती है। सपोज दैट ये कैरेक्टरिस्टिक्स किस पर डिपेंड करती है, ये पढ़ाने को तो बेसिक कंसेप्ट जो मैंने बताया था आप लोगों को बेटा कि हम चार्ज के बेस पर ही